जा रहे उपचुनाव की जंग जारी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार तो उतार दिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अब बुधनी सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है, तो वहीं विजयपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बुधनी सीट से बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को, कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को टिकट दिया है। इस बीच इंडिया गठबंधन के सहयोगी होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी ने भी अर्जुन आर्य को बुधनी से टिकट दे दिया। अब ये बात कि क्या ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं, बहरहाल अब सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि यहां दो पार्टियां जो एक गठबंधन का हिस्सा हैं आमने सामने होकर चुनाव लड़ेंगी। बात विजयपुर की करें तो बीजेपी ने रामनिवास रावत को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बुधनी उपचुनाव में राजकुमार पटेल और अर्जुन आर्य के बीच वोटों का बंटवारा होगा, तो इसका सीधा लाभ बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव को मिल सकता है। अभी तक जो समीकरण है वो तो यही दर्शा रहे हैं, क्योंकि रमाकांत भार्गव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बुधनी सीट पर वे चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं विजयपुर में, जबकि रामनिवास रावत यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। दीपक और प्रदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। प्रदीप, अभी की बात करें तो इस वक्त जिस तरह चुनावी रस्साकशी चल रही है, बुधनी में 3 कैंडिडेट्स हो चुके हैं, त्रिकोणीय हो चुका है मुकाबला, और क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, ग्राउंड पर क्या स्थिति नजर आ रही है, आखिर क्यों नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन के बीच बात? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को फिर से अपना जो चेहरा बनाया है, तो अर्जुन आर्य मूलतः पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। स्वयं उस समय के तत्कालीन दिग्विजय सिंह ने इनको पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया था, और इस बार उनको यह आश्वासन दिया गया था कि इस बार आपको वोट बैंक देखते हुए आपको वोट दिया जाएगा। लेकिन कल जैसे ही नाम की घोषणा हुई, वैसे ही अर्जुन आर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और पूरी दमदारी के साथ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनने के बाद से ये जो मुकाबला है और रोचक हो गया और त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जहां तक अर्जुन आर्य की बात है समाजवादी पार्टी के, तो अर्जुन आर्य का जो है आदिवासी जो ग्रामीण बाहुल्य इलाका है उनमें उनकी घुसपैठ है, लेकिन इस पूरे मामले से भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत भार्गव को सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो वोट बैंक कांग्रेस के पास जाने वाला था वो वोट बैंक जो है अर्जुन आर्य काटेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अभी जो है फिलहाल प्लस की स्थिति में, लेकिन अभी नई बात और सुनने को आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ वरिष्ठ नेता अभी नाराज है, जिनको मनाने का लगातार कार्य चल रहा है। कुछ नेताओं ने आज एक गार्डन में अपनी मीटिंग भी रखी है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी से भी कोई व्यक्ति जो है निर्दलीय रूप में खड़ा होकर इस चुनाव को चतुष्कोणीय मुकाबले में परिवर्तित कर दे। जी, स्वाभाविक है, क्योंकि दीपक अभी यहां तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर बात करें इस विजयपुर सीट की, तो यहां तो सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अभी तक तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये टक्कर है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिन में कोई नए प्रत्याशी भी मैदान में आ जाएं। ऐसा हो सकता है निर्दलीय या दूसरे दलों से कोई प्रत्याशी बनकर के मैदान में आ जाए। जहां तक टक्कर की बात है, तो दूसरे प्रत्याशियों के आने के बाद भी सीधी टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होनी है, और इस चुनाव में घमासान मचना भी तय है, क्योंकि आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा पिछले विधानसभा चुनाव में 45,000 के करीब वोट लेकर के पहुंचे थे, और अब की बार लग रहा है कि कांग्रेस का दामन थामने के बाद उन्हें एक अच्छी बढ़त मिलेगी, और इससे कहीं ना कहीं रामनिवास रावत की भी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज भी उनसे खासा नाराज है, और अब आदिवासी समाज का प्रत्याशी जो कि 70,000 वोट बैंक वाला प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं ये दो समाजों के अलावा जब कांग्रेस का वोट बैंक जुड़ेगा तो निश्चित रूप से मुकेश मल्होत्रा को इसके फायदा मिलेगा और रामनिवास रावत को नुकसान होगा। लेकिन रामनिवास रावत इस क्षेत्र के जाने माने चेहरे हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं, इस वजह से वह भी कमजोर नहीं है, और पूरी दमखम के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। आगामी 24 तारीख को यहां पर सीएम से लेकर तमाम लोग उनके जो नामांकन दाखिल कराने के लिए भी पहुंच रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला है, और 2 ही प्रत्याशियों के बीच में यहां पर टक्कर रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी किसी की भी जीत हो सकती है, ये अभी स्पष्ट तो तभी हो पाएगा जब चुनावी परिणाम आएंगे कि कौन जीतेगा, लेकिन मौजूदा हालातों में कांग्रेस भी कमजोर नहीं है और बीजेपी भी कमजोर नहीं है। जी।
स्वाभाविक रूप से। और इस पूरे विषय को लेकर जब चर्चा चलती है उपचुनाव की, तो बात आती है राजनीतिक दलों के साख की, क्योंकि प्रदीप ये जो बुधनी की सीट है ये बीजेपी के लिए साख का विषय भी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां से चुनाव जीते हैं और वो प्रचार करने तक नहीं जाते थे ग्राउंड पर। उनके परिवार के लोग, चाहे उनके दोनों बेटे हों, चाहे उनकी धर्मपत्नी हो, वे ही प्रचार करके वोट बटोर लाते थे। क्या यहां पर रमाकांत भार्गव के साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो एक ही गठबंधन के, दोनों ने ही उम्मीदवार उतार दिया है। इससे लाभ होगा या हानि होगी? किसको क्या है ग्राउंड पर स्थिति फिलहाल, किस तरह की चर्चा है? देखिए, जमीनी स्तर पर चूंकि ये बुधनी विधानसभा क्षेत्र जो है शिवराज सिंह चौहान की पकड़ का बहुत मजबूत क्षेत्र है, जो पूरे देश के अंदर चर्चित रहा है, लाइमलाइट में रहा है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक जीवन में नए नए नवाचार किए, नई परिभाषाएं दी राजनीति को, उसके चलते हुए बुधनी के अंदर उनका यह नया प्रयोग था जो पूरे भारतवर्ष में पहली बार था कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री जो है वो केवल नामांकन भरने के बाद अपने सीट पर नहीं जाए। तो ये शिवराज सिंह चौहान तक की बात सीमित थी, लेकिन चूंकि शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने कल सलकनपुर में आकर भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का सपोर्ट किया और उनके साथ जुड़े हुए, तो पूरा मामला इस बार जो है कार्तिकेय सिंह के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। भले इनको इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिला, लेकिन वो ही शिवराज सिंह चौहान की तरफ से इस बार चुनाव में लगातार सक्रिय रहकर जो है राजनीति का नया अलग जगाएंगे। लेकिन रमाकांत भार्गव की यदि हम बात करते हैं तो रमाकांत भार्गव का अभी अपना रसूख है, ब्राह्मण समाज से वो आते हैं। एक तरफ किरार समाज के राजकुमार पटेल कांग्रेस से, तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज पर काम रखा है। दोनों के बीच में अंतर केवल कुछ हजार वोटों का है। ये मुकाबला इस बार बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो ग्राउंड की स्थिति है वो बुधनी में किस तरह से आगे क्या कोई नया रूप दिखाती है, ये भी देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीहोर के बुधनी से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हुए रमाकांत भार्गव ने सलकनपुर स्थित मां विजयासन माता के दर्शन कर यहां कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। सलकनपुर देवी धाम में मां विजयासन देवी के दर्शन और पूजा पाठ के साथ ही सलकनपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई है। पूरा क्षेत्र, पूरा परिवार, हमारा परिवार और कार्यकर्ता के नाते पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव में उतारा है। निश्चय ही कार्यकर्ता सब चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। आगे दादा के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा पुनः बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद। और रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी की आज घोषणा हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस दमदार तरीके से रायपुर दक्षिण का उपचुनाव लड़ेगी और सभी वरिष्ठ नेताओं को वार्ड्स की जिम्मेदारी दे दी गई है। पार्षदों, छाया पार्षदों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। लेट हो गए, लेकिन संभवतः आज मुझे पूरा विश्वास है कि शाम तक रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी कांग्रेस का ऐलान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इस चुनाव को लेकर और इसी का नतीजा है कि पूरी तरह से हड़बड़ा चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा नेता भी जिम्मेदारी दे दे, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और पेंड्रा में 108 एम्बुलेंस ड्राइवर का डीजल चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। मौके पर मौजूद एक ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और इस डीजल चोर और ग्रामीण के बीच कुछ देर के लिए कहासुनी भी हुई। पेंड्रा मरवाही जिले के भस्कुरा गांव तिराहा की ये पूरी घटना है। ग्रामीणों का आरोप है कि ड्राइवर कई बार इस जगह पर एम्बुलेंस लाकर पार्क करता है और यहाँ पर सुनसान जगह पर वो फिर डीजल टैंक से चोरी करता है। जिले की बात करें तो डीजल चोरी कर अवैध तरीके से डीजल बेचने की आए दिन शिकायतें आती रही हैं। करते हैं। हमारी इमरजेंसी गाड़ी है, छत्तीसगढ़ की एम्बुलेंस है। और ड्राइवर साहब इधर देखिए, कैमरा में देखिए ना, मत करिए। सुनिए, होशियारी नहीं। CG12 BB, मैं डालमन सिंह ध्रुव भस्कुरा से हूँ। ठीक है, आप ये डीजल जो निकाल रहे हो एम्बुलेंस गाड़ी का, ये गलत है, समझ रहे हो। हमारा एम्बुलेंस है, हमारे छत्तीसगढ़ का है, इमरजेंसी में हम लोग काम करते हैं इस पर। आप कैसे निकाल रहे हो डीजल?
क्या है वीडियो? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो तुम? वीडियो क्यों बना रहे क्या कर रहे हो तुम? क्या रहे हो तुम? डीजल निकाल रहे क्यों निकाल रहे हो? मेरा में तो ड्राइवर इसमें कबूल भी कर रहा है कि डीजल निकाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी चोरी और सीनाजोरी का ये अपने तरह का एक और वीडियो। बढ़ते आगे, उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों को अब स्थायी रूप से आश्रम का निर्माण कर वहां पर रुकने की व्यवस्था की जाएगी। और आपको बता दें कि इस बात की जानकारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी और सीएम ने कहा कि इससे सिंहस्थ के दौरान अस्थायी निर्माण से छुटकारा मिलेगा। यूडीए के जरिए इस योजना को पूरा किया जाएगा। और इसके साथ ही सीएम ने कहा कि उज्जैन में मेट्रो के सैद्धांतिक मंजूरी होने के बाद उसके बाद उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी चल रही है, तो कनेक्टिविटी तो बेहतर होगी ही, साथ ही रहने के लिए यहां पर व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा और इससे जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा। हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छा आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रख रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है और ये सरकारी उपक्रम है प्राधिकरण, उसके माध्यम से सभी साधु संतों को, महंतों, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए परमानेंट रूप से जो आमतौर पर मस्त में भी जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी सड़क बनाना पड़ती है, टेम्परेरी बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था, निकासी, ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे, ताकि ये जो अभी आपने सबने देखा कि बाद के क्रम में कभी बारिश हो जाए। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।